प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। अब रह गया वो, इस काफ़िले ने देख लिया करबला का दिन, अब रह गया है शाम का बाज़ार देखना। हामिद मीर ने 2-4 दिन पहले आर्टिकल लिखा, उसमें लिखा कि सुकूते आइन आगे सवालिया निशान। जैसे सुकूते ढाका कहते हैं ना, पाकिस्तान जब टूटा था, तो अब वो आइन टूटने के आगे सवालिया निशान लगा के आइन के टूटने को एक रोज़मर्रा में डिस्कसेबल टॉपिक के तौर पर वो ला चुके हैं। उसके बाद दीगर लोग जो आते हैं मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में, और इस हालत में भी वो अपनी तज्ज़ियाती दानिश भगाड़ने से बाज नहीं आ रहे और सच की तरफ मुंह करने की भी हिम्मत नहीं पा रहे। सच को तस्लीम कर लेना और उसको लफ्ज़ों में बयान कर देना किसी फोरम पे, वो तो बहुत बाद की बात है। अभी वो जिस तरफ सच लाई करता है, मौजूद है, उस तरफ मुंह करके बात करने की भी पोजीशन में कोई नहीं है। और इंतहा उसकी ये कि जो 1-2 दिन पहले ही वसअतुल्लाह खान साहब का कालम था, उसमें वो आइन की साथ खिलवाड़ और उसको बिलफेल तोड़ने या मसख करने के लिए जो जारी कोशिशें हैं पिछले 50-60 सालों में, जब से आइन बना है, उसका ज़िक्र वो यानी तीसरी तरमीम से बात शुरू करते हैं। मुझे हैरत भी हुई और जाहिर है कि वो मजबूरी भी समझ में आती है कि मैंने कुछ प्रोग्राम पहले में अर्ज़ किया था कि जो मसला है ही हमारा और जो इम्तिहान या इब्तला अल्लाह ताला ने डाला ही हम पे है, वो दूसरे कहाँ उसको पुकार के अपने सर पर बिठा लें और ले लें। वो तो अपनी भुगत जाएं तो बड़ी बात है, हमारे वाली कहाँ से भुगतेंगे। जॉन एलिया का शेर अक्सर सुनाया हुआ होगा आपको पहले भी कि खूबां कहाँ थे नुक्ता-ए खूबी से बाखबर। ये अहले फ़न की बात थी और अहले फ़न में थी। अगर इसकी तशरीह चाहते हैं तो साकिब ज़ीरवी साहब ने जो अंजाम नाम से नज़्म लिखी थी और मिड 70s के उस जलसा सराना में पढ़ी थी, जिसमें भुट्टो साहब अपनी मतलब जब उन पे फैसला कुन तकदीर जारी हो चुकी थी तो उन हालात से गुज़र रहे थे और जलसा सराना रब्वा में पढ़ी गई थी, और हम मेरे ख्याल में 4वीं-5वीं में कहीं होंगे उस वक्त, या यही बिल्कुल स्कूल का ज़माना था इब्तदाई, और याद कर ली थी और सुनाया करते थे। उसमें एक शेर ये था जो मैं जॉन एलिया वाले खूबां कहाँ थे नुक्ता-ए खूबी से बाखबर, ये अहले फ़न की बात थी और अहले फ़न में थी के तनाजुर में सुना रहा हूँ कि वो क्या होते हैं। उन्होंने उसमें ये एक शेर ये भी लिखा था कि कम माया हैं पर कुदरत ने हमें एहसास की दौलत बख्शी है, हर आँख से आंसू पोंछेंगे, दुख बांटेंगे सब इंसानों का। चलें, वो तो अब वक्त आ गया है, सर पे आके खड़ा हुआ है, और मैं पिछले 2-3 प्रोग्रामों में सर्वाइवल मोड पे जाने की अर्ज़ कर रहा था, जिक्र कर रहा था बार बार। वो सर्वाइवल मोड बुनियादी तौर पर हकीकत पसंदाना तर्ज़ अमल होता है, और जब जो हकीकत अपने आप को खुला चिट्टे अंदाज में प्रेजेंट कर ले, उसके मुताबिक ढल जाना और उसको फेस करके उसके मुताबिक मोल्ड हो जाना, और फिर उसको सामने रख के आइंदा की हिकमत अमली तय करना, आइंदा का अपना रद्द अमल जो है वो डिज़ाइन करना, मैं उसको सर्वाइवल मोड कहता हूँ।
दो तीन ऐसे इबहामात हैं, ऐसी गलत फहमियाँ हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों इनमें से किसी के साथ कोई तवक्को नहीं बांधनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ के बेटे की एक तस्वीर शेरवानी में खड़े हुए की सोशल मीडिया पे थी कि ये वो बेचारा नौजवान है जिसका कोई रोज़गार नहीं है और इसकी शादी पे कितने मिलियंस अब तक खर्च हो चुके और इतने हज़ारों पाउंड के जो इसको तोहफ़े वहाँ लंदन में मिले और इसकी माँ की कोई कहीं पे जायदाद नहीं है और लड़का बना संवरा शेरवानी पहन के खड़ा हुआ है। मेरा जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है वो तो फिर उस पर तो किसी की कैद नहीं होती। वो ख्याल इसी तरह चलते चलते हमज़ा आया, वहाँ से वो बड़े बड़े चेक वाली शेरवानियाँ अपना वेस्ट कोटें सिलवा के, तो वो चंद दिन में मतलब हाथ हिलाता फिर रहा है, मोटरकेड फिर रहे हैं। वो जी शहबाज शरीफ का बेटा है और वो अब पंजाब का वज़ीर आला बनेगा। पंजाब की वजारत उलिया, वजारत आला यानी होना, वज़ीर आला होना, वो उसकी गोया गद्दी थी, मिरास थी। और गद्दियों वालों की, मिरास रखने वालों की पुश्त पनाही, बल्कि उनके जो पैरों के नीचे पेडेस्टल होता है वो तबका होता है जो गली महल्ले में उनके नाम पर रोब गांठता है और बकवास करता है। पॉलिटिकल एक्टिविज़म का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उसी तरह गिनते जाएं इन सब बड़े बड़े लीडरों के नाम। आपने कहीं से पढ़ा होगा या सुना होगा, हमने कहीं कहीं हाथ लगा के, छू के, टचेबल रियलिटीज़ के तौर पर भी इनकी हरकत को देखा है। इवन जिनको हिस्सा रसदी इंटरम दौर में भी मिलता है, इसमें से हिस्सा शाहिद खाकान अब्बासी। अब वो शरीफ आदमी बड़े सादा शलवार कमीज़ और सादा सी जर्सी पहन के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कर लेते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और वो एक इनकलाबी और तब्दीली लाने वाले और ज़रा आम रविश से हट के चल के, तो वो कहते हैं हम इस तरह कर देंगे, इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो गए। बंदे तो वो जहाँ तहाँ से बोलते हैं क्योंकि इश्यूज़ मौजूद हैं उनके पास बोलने के लिए, लेकिन इनमें से किसी ने अपनी ज़ाती सहूलत और ज़ाती तय्युशात को तज के, उनसे हाथ उठा के फिर अपने आप को खिदमत के लिए नहीं झोंका हुआ। ये बात जिस लेवल पर आप चाहें हम बयान कर सकते हैं, आप उसको काउंटर चेक करके प्रूव करवा सकते हैं। आसिफ जरदारी के बच्चे, उनमें से जिसको उसने तैयार करना था, उसका सारा ब्रॉटअप पाकिस्तान से बाहर तैयारी करवा के सिर्फ उसको कुर्ते शलवार और शलवार कमीज में प्रेजेंटेशन देने का, वो भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। अदरवाइज उसका इन नॉट हैव्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसका लाइफस्टाइल वो नहीं है। उसको एक बिलावल हाउस कराची में था, उसको लाहौर का बिलावल हाउस जो है वो प्लेट में रख के साथ दिया गया। जिन लोगों की कोई जॉब नहीं थी, जिन लोगों का कोई रोजगार नहीं था, उनकी दौलतें इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कैसे कर जाती हैं कि उनके बच्चों को वो बैरियर टाउन वाले पूरा जो है वो बिलावल हाउस जगह जगह जहां जहां वो चाहें वहां पर बना हुआ मिल जाए उनको। इनकी तैयारियां पाकिस्तान से बाहर रखकर पाकिस्तान के अवाम और पब्लिक को रूल करने के लिए इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। और बदकिस्मत वो इंसान हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल विजडम और सियासी बसीरत के नाम पर एक, दूसरा, तीसरा और चौथा उनके पीछे लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? क्या कर वो आपके क्या लगते हैं जो आप उनके पीछे लगते हैं? मैं बिल्कुल अपने लेवल पे छोटे से दायरे में, मेरे एक कज़न है, अजीज़ हैं, मतलब रिश्ते में वो मेरे कज़न लगते हैं।
यानी मेरे दादा और उनकी दादी जो हैं वो सगे बहन भाई थे, लेकिन वो जो फुटिंग है उसमें बड़ा फ़र्क था कि मतलब वो 400-500 एकड़ के थे, मैं 4 एकड़ का भी नहीं हिस्से में मालिक। तो एक जगह, लेकिन बहरहाल एक रिश्तेदारी में और बरादरी में मुख्तलिफ गैदरिंग में आना जाना, वो बहन भाइयों वाला जो एक रिश्ता है या ताल्लुक़ है वो तो अपनी जगह पे है। जो आपके फाइनेंशियल फुटिंग है वो अपनी अपनी है। तो वो पुरानी बात है, कोई 10-12 साल 15 साल बल्कि इससे भी शायद पहले की बात है। तो मुझे उनके दूसरे भाई साहब उन्होंने कहा वो तेरा वो नाम लेके, अब मैं नाम ना बच्चे का ले रहा हूँ ना उनका ना किसी का भी, तो वो बच्चा जो है वो उसने अच्छे नंबर लिए हैं तो तुमने अपने उसको मुबारकबाद नहीं दी, यानी उसके बाप को जो मेरा कज़न। मैंने कहा बच्चा तो मुझे एक तरफ से भांजा एक तरफ से भतीजा, मेरे साथ बड़ा दोहरा साक है और उसकी तरबियत अपना तालीमी तौर पर मुझे खुशी हुई है। लेकिन मैं पिछले साल 4 महीने जेल में था, मुख्तलिफ तकलीफ़ों में, आवाजारी में, मेरे ऊपर वो औखा वक़्त था। तो वो भाई ने तो मुझे ना मेरा हाल पूछा ना मेरी मुलाकात की। मैं उन्हें तो मरासी हैं, मैं जाकर उन्हें घर मुबारकबाद ना देता। फिर बच्चे की खुशी हुई है लेकिन मैं क्यों मुबारकबाद हूँ केड़े चक्कर से जाकर, मतलब ये तो भाजियाँ होती हैं ना खुशी गमी में साथ होने की। जब मेरी तकलीफ में मेरे साथ नहीं तो मैं उसकी खुशी में जो है वो आगे आगे बढ़ के मरासियों की तरह उसको क्या मुबारकबादें देता फिरता, क्यों देता। तो बात यह है कि जिन्होंने अपने बच्चे आप पर रूल करने के लिए तैयार किए और उनकी सियासियात का तर्जमा ही ये है कि उनके जो वसाइल और उनके पल्ले जो कुछ है वो आप आमद और नास से हज़ारों गुना ज़्यादा होना चाहिए। उसमें से वो लोगों को ब्राइब भी कर सकें, उसमें से वो ट्राइब भी जो है उस बना के उनके ऊपर चीफ्टेन्स बन के रह सकें और उनकी आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन दान भी कर सकें और आपके सामने खैरात भी बांट सकें वसाइल की और दिखावे की। और आखिर पे जाके वो आपके वोट का नाम लेकर आप पे लत रख के, वो यासीन वाली, दरअसल यासीन ते लत रख के वो टपना चांदे पा रहा है। और फिर उन सेनेट्स और उन असेंबलियों में आप ही के हुकूक का सौदा करें और आप उनके पीछे पीछे नाचते कूदते फिर रहे हो। आप कान लगा के स्टे ट्यून्ड हो हर वक्त। मीडिया वाले कहते हैं ना स्टे ट्यून्ड, तो आप स्टे ट्यून्ड हो उनके लिए। उन्हें की क्या, फलाने क्या कहा है, वो बकवास कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, झूठ बोल रहे हैं। वो बचपन तो क्या, लड़कपन में ही एक बुझारत डाली एक दूसरे दोस्त ने कि वो 3 चिड़ियां हैं और वो उड़ रही हैं। आगे वाली चिड़िया कहती है मेरे पीछे 2 हैं, दरमियान वाली भी कह रही है कि मेरे पीछे 2 हैं। कैसे? कोई उसका कह रहा है कि जो दायरे में उड़ रही होंगी, कहते नहीं सीधी उड़ रही है, दायरे में कैसे उड़ा जाता है। जब सारों को खपा चुका तो वो जो बुझारत डालने वाला तो कहता है साफ सी बात है, दरमियान वाली चिड़िया झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। आप ऐसे ही मतलब आपको इतनी सी सादा सी बात समझ में नहीं आ रही। तो बात यह है कि जिन्होंने अपने बच्चे ट्रेंड किए हैं, अपनी नस्ल ट्रेंड की है, अपनी डायनेस्टी, पॉलिटिकल डायनेस्टी आप पर रूल करने और आपके हुकूक के सौदे करने के लिए, और इमरान खान इज नो एक्सेप्शन। यह भी वही कुछ है। इसका बड़ा सिंपल है कि इसने अपनी, जाहिर है कि अब मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने कह दिया था तो मेरी आवाज़ तो फिर मेरी बातें हैं, फिर मेरी बातें याद आएँ तो मुस्कुरा देना। लेकिन कल एक बहुत सीजन्ड जैगम खान साहब को बुलाया हुआ था तजिया निगार को, बड़े सेन माइंड के साथ और गैर जज्बाती अंदाज में गैर मुतअस्सब तजिया करते हैं। तो उन्होंने फिर खोल के ही कह दिया कि बात यह है कि यहाँ पर कोई हकूक़ और वो फ़राइज़ की बात कोई नहीं है, दोनों को अपनी मौत नज़र आ रही है। इमरान खान को यह है कि अगर मैं इस एक्टिविज़म से इस वक्त पीछे हटता हूं तो मेरी फिजिकल डेथ है, और उनको यह नज़र आता है कि हमारी पॉलिटिकल और कैरियर और फलां और वो भी सारी डेथ है और जाएंगे भी हम सारे जेलों में। तो नाम इसके लिए सारों ने आइन का इस्तेमाल किया है।
और वो जो तीसरी तरमीम थी जिससे बात शुरू की वसतुल्लाह खान साहब ने, और 18वीं तरमीम तक पहुँचे और गिनती ही 3 से शुरू की, मतलब कि दूसरी तरमीम उससे बिल्कुल पीछे पहले खड़ी थी। यही अहमदियों को फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नॉन मुस्लिम करार देने वाली वो तरमीम की सेकंड अमेंडमेंट की जुबान बताती है कि कानून और आइन की रूह से ना आइन आपको इजाजत देता है ना कानून आपको इजाजत देता है वो सब कुछ करने की, आपने किया। तो उसके बाद अब ना कानून बचा है ना आइन बचा है। और जैसे मैंने गुजारिश की थी, ये इन्होंने मुंह भर के कैसे कहना है कि आइन और ख़त्म है, वो अपनी सारी पर्पजेज सर्व करनी बंद कर देगा और अब उसको कभी सुकूत आइन, हामिद मीर जैसे राइटर्स और इनके मीडिया के बज़ाहिर कादावर लोग इस तरह करके बात कर रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि जब आइन को पार्लियामेंट नहीं मान रही तो आम आदमी क्यों माने। तो वो अनारकी की इब्तिदा अब हो चुकी है। और इस वक्त वही बात इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जब ये आइन इस तरह से मसख नहीं हुआ था, उस वक्त भी शोएब सैडल ने किसी मुकदमे के हवाले से बात करते हुए यही कहा था कि आपकी 4 दीवारी और आपकी ज़ाती हुदूद, उसमें आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि फ़लाँ लॉ इन्फोर्समेंट आएगी तो फिर मैं अपने हुकूक को एक्सरसाइज करूँगा। अपनी चादर 4 दीवारी और अपने ज़ाती हुकूक और सर्वाइवल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है, और अगर आप उसको एक्सरसाइज करते हैं तो दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई पंचायत आपको उसमें गलत नहीं कह सकती। अब हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि अब जा चुके हैं। और अब भी जो तो इस वक्त के तज्जियों के पीछे लगे हुए हैं वो ना अपनी सर्वाइवल का डिज़ाइन बना सकेंगे, ना वो उस सर्वाइवल के डिज़ाइन का दिफा कर सकेंगे इनफरादी सतह पर, और ना बुरे में से घट बुरे का इंतखाब कर सकेंगे। हालतें ऐसी आती हैं कि बानिया जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की एक तहरीर में एक जुमला है जो मैंने मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ अहले दानिश के साथ डिस्कस किया है, और सभी उसके ऊपर मतलब आलमोस्ट आशश कर उठे कि अजीब ये डायमेंशन है। आपने फरमाया है कि इस्लाम से पहले जितनी तालीमात मजहबी यानी आसमानी थीं वो नेकी और बदी में फ़र्क करके बताती थीं। इस्लाम पहला दीन है, पहली इल्हामी और आसमानी तालीम है जो 2 नेकियों और 2 बदियों में फ़र्क करना सिखाती है इंसान को। तो कहते वो क्या होता है कि मतलब फिर मतलब पूछने वालों ने जब ये पूछा तो उन्होंने उसकी तशरीह ये फरमाई कि इंसानी ज़िंदगी में वो वक्त आते हैं कि जब उसके पास ऑप्शन होता है नेकी करने का, कोई अच्छा काम करने का, और ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, दोनों काम अच्छे होते हैं, वो उसमें आला दर्जे की नेकी का इंतखाब करे। और उसी इंसानी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा फ़मनिज़्तुर्रा गैरा बागिन के मिस्दाक, सूअर खाने वाले, हराम खाने वाले, बदी के ज़रा नेकी से के मेयार से सख्त ऑप्शंस लेने का वक्त भी आता है। तो उस वक्त वो उसका इंतखाब करे जो घट पैड़ा हो, कम बुरा हो, कम तकलीफ़ दे हो। और उसकी एक तशरीह मतलब जैसे कुर्बानी के जानवर ज़बह करते वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तकलीफ़ तो उस जानवर को आपने देनी है, जिसकी जान ले रहे हैं वो तो आप ज़बह कर रहे हैं उसको, फरमाया छुरी जो है वो तेज़ रखा करो, उसको कम तकलीफ़ हो। अब वो वक्त आ चुका है, और जो अब इस थोड़ी सी मोहलत को तज्जियों और स्टे ट्यून्ड में रह के ज़ाया करेंगे उनके सर पर, यानी अभी ये पिछले 6 महीने अगरचे
हालात भी बताते हैं कि ये अल्लाह बारी और बेवक्त की बारिशें बता रही हैं कि खुदा इन पे राज़ी नहीं था। लेकिन कितनों को ये पता है कि कल को आपके पास जो है वो ये टमाटर और हरी मिर्च और ये छोटी छोटी सब्ज़ियाँ और बिल्कुल रोज़मर्रा का धनिया और इस तरह के पुदीने और इवन हो सकता है आलू, हो सकता है ये लहसुन और प्याज की तुरियाँ, ये जिनको पता हो कि अब ये वक्त आने वाला है वो उसका थोड़ा बहुत तो इंतज़ाम कर ही लेते हैं ना। कोई एक एक दो दो मरलों में ही लगा देता है बंदा, वहां से कुछ औखा वक्त तो गुजर जाता है। गंदम को ही उस हिसाब से समेट लेता है बंदा। लाइफ स्टॉक पे ही उतना तवज्जो कर लेते हैं कि ये वक्त आना है कि आपको ऑयल नहीं दस्तयाब होना, तो चलो कोई दो चार बंदों के पास ही ऐसी कोई भैंस, कोई गाय, कोई कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो। लेकिन ये उन वक्तों को नहीं देख रहे और वो वक्त अब तकरीबन सर पे आए खड़े हैं। और उन लम्हात में एक तो बाहमी एहसास, वही कम माया है पर कुदरत ने हमें एहसास की दौलत बख्शी है। हर आंख से आंसू पोंछेंगे, दुख बांटेंगे सब इंसानों का। और दूसरा आपका हकीकी तर्ज ज़िंदगी, जाली तर्ज ज़िंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। और जाली और हकीकी तर्ज ज़िंदगी की सिर्फ एक मिसाल के 2-3 हफ्ते कबल मेरे साथ एक दोस्त यहाँ बैठे हुए थे और हमने ऐसे ही सुबह नाश्ता जो है वो तय किया। और वो मेथरे होते हैं, उनको आटा उनमें गूंद के, तो मिस्सी रोटी भी उसे कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो मेथरों वाला आटा गूंदा हुआ और उसको देसी घी में वो बनाए और मक्खन रख के और साथ थोड़ा सा अचार और साथ एक एक ग्लास जो है वो गाढ़ी मोटी लस्सी का। तो वो हम दोनों देहाती बैकग्राउंड के थे, तो हमने जब नाश्ता किया, नाश्ता ख़त्म करने के बाद ऐसे ऐसे करके तो वो कह रहे हैं कि यार, मैंने कहा आज मुझे एक बात बताओ कि ये रोटी थी, अचार था और लस्सी थी, मक्खन था थोड़ा सा, इस वक्त आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसको खाते हुए तुम्हें क्या ख्याल आया कि कुछ और चाहिए था? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। और हम बिल्कुल सेरी पूरी तरह से। तो मैंने कहा अब इसके ऊपर खर्च देख लो क्या कुछ है, और इसमें से एक चीज़ बता दो जिसके लिए हम अगर मतलब अपने अपने गांव में बैठे हों तो हमें 10 कदम तक भी उठ के जाने की कोई ज़रूरत हो। तो बंदे की ज़रूरत तो यही कुछ है। लेकिन वो जो है ना कि तरक्की अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, इसलिए कि वो मैं ना तो तरक्की का ना डेवलपमेंट के मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स और गैजेट्स हैं, मैं उनमें से ना सिर्फ किसी का मुखालिफ नहीं हूँ बल्कि सारी चीज़ों का कायल हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त आप एक 50 साल मेहनत के नतीजे में खुदा ताला को आंखें दिखाते हुए नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने आप को उस मकाम तक ले आए हों कि अब आपके ऊपर अगले जो महीने और साल कुछ वक्त है वो औखा आने वाला हो, तो उस औखे वक्त के लिए कुछ सादा सा आप डिज़ाइन कर लें जिसमें आप ज़िंदा तो रह सकें रोज़ बरोज़ के लिए। जिस वक्त चंद हज़ार की आबादी वाले कादियान के इर्द गिर्द तकरीबन 1-1.5 लाख लूटे पिटे लोग आके बैठ गए थे, तो उस वक्त कादियान के पास वसाइल तो इतने ज़्यादा नहीं थे ही नहीं। लेकिन वो जो जलसा सालाना और इस वजूहात की वजह से और घरों में जो गंदम होती थी स्टॉक की हुई, जिसका रिवाज अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है तकरीबन, तो उस वक्त यही तजवीज़ दी थी हज़रत साहब ने कि अब ये वक्त नहीं होगा कि अब वो लंगर के वो देगें बन रही हैं तो ये है तो वो है। इनको गंदम को धो के साफ़ सुथरे तरीके से गंदम को उबाल लें और घुंगनियाँ उसकी बन जाती हैं। और हमने वो बचपन में खाई हुई हैं गांव में, वो घुंगनियों की देग पूरी बना देते थे लोग। तो घुंगनियों की तरह इनको उबालें, उसके ऊपर घी डाल के और शक्कर डाल के, तो बस वो जिसने वो प्लेट खा ली वो उसको मतलब अब वो भूख से तो नहीं मरेगा। ठीक है, वो मैकडोनल्ड नहीं है आपका और वो आपके वो कॉफ़ी केक नहीं है जिसकी दुकान अब खुली वहाँ डिफेंस लाहौर में, तो शर्म नहीं आई इसकी उनको यानी मशहूरियाँ करते हुए
कि जी वो सबसे वो गैर आपकी ज़िंदगी और आपकी हालत जो है ज़मीनी हक़ाइक़ वाली, उससे मैचिंग थी ही नहीं वो चीज़। लेकिन बहरहाल अब ये जाली तर्ज अमल में घुसी हुई कौम है। और फिर अब कुछ एनालिस्ट ने ये भी कहा, मतलब मेन तो उनमें ज़रार खोड़ो ही हैं जो हंसते हंसते कह जाते हैं कि अच्छा है एक दफ़ा ये सारा कुछ हो जाए ताकि उसमें से किसी बेहतरी की इब्तदा तो की जा सके। तो वो 0 पॉइंट तो अब आने वाला है, और वो 0 पॉइंट के बाद की इब्तदा आपको एक्सक्लूजनरी और नफ़रत बेस्ड कवानीन और प्रैक्टिसेस और उस तरह का इस्लाम वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने का ये तबाही मौका नहीं देगी। इसी वजह से ये जो पिछले दिनों में वहाँ मस्जिद पे हमला हुआ है गुजरात के करीब किसी क्लास वाला या इस तरह के गांव में, नाम था अजीब, पूरा दुरुस्त याद नहीं है मुझे, मीनार वगैरह तोड़ने के। तो वो मैंने उस पर कोई बात इसलिए नहीं की कि अब ये आखिरी हमलों के ऊपर आ चुकी है बात, क्योंकि अब तनख्वाहों के लाले पड़ने और ये जो तकसीम है सब जो वकीलों के एक्टिविज़म से शुरू हो चुकी और अदलिया की सपोर्ट के लिए और फिर पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के और हुकूक़ के लिए, और एक पार्टी की और दूसरी पार्टी की, अब वो कहते हैं जी वो मार्शल लॉ आएगा। मार्शल लॉ आता था जब आगे एक तरह के लोग होते थे। आप किसी की बात सुन लें वो कहेंगे जंग जो होती है वो जब तक कौम साथ ना हो नहीं जीती जा सकती। मार्शल लॉ भी जब स्प्लिटेड कौम हो तो फिर वो वाले मार्शल लॉ नहीं लगते। तो एक अनार्की है, वो और प्रायोरिटीज़ हो जाएंगी। फिर उसमें जो अपने आप को इंडल्ज ना करें, एक वो कुछ सेफ कॉर्नर पे बैठे रहेंगे, और एक वो जो पीठ में छुरा घोंपने वाली कम्युनिटी नहीं होगी, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे। बाकी अब कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के काबिल नहीं रहेगा। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आज मैंने ये बातें कर दी हैं, अब हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना वो चीज़ें एग्रीवेट होंगी तो इन्हीं में से कुछ कुछ हिस्सा फिर बाकियों को बयान करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं ना कि हालिया वक्त आया कि नहीं। तो वो जब बयान करेंगे दैट वुड बी टू लेट। जब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इट इज़ वेल इन टाइम। इस लिहाज से अभी तरक्की को भूल के सर्वाइवल की तरफ वापस आएँ, और उसके फिर मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। और इन दिनों में भी अगर आपको ये पता हो कि आपने अपना दिल और दिमाग, अपनी सोच और अपने एहसासात, उनको नफ़रत, लाकानूनियत और जुल्म और बर्बरियत से दूर कैसे रखना है, और अपनी हद को कवर करने के लिए दूसरों के यहाँ घुस घुस के उनके जो ख़यालात और दिमाग और उनके जो सोचें हैं उनको पोल्यूट नहीं करना, सिर्फ अपनी बचानी है, तो आपका कंपैरेटिवली काम आसान हो जाएगा। अब अगर आपको ये नाकाबिले अमल और बईद अज़ क़यास और इंतहाई कबल अज़ वक्त और दूर की कोड़ियाँ लग रही हैं तो आपकी मर्ज़ी, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। एंड पे मैं चौधरी मोहम्मद अली साहब की एक गज़ल के 3-4 शेर सुना देता हूँ कि मुश्तइल चेहरे अंधेरी रात में जलते रहे, बूंद पानी की न बरसी शहर ने फाका किया, और रात को शीशा दिखाकर शहर की तस्वीर ली, दूर तक खिड़की के रास्ते चांद का पीछा किया। तेरी दुनिया दायरा दर दायरा दर दायरा, ये है वो दायरा दर दायरा, कंपार्टमेंटलाइजेशन। कोई यहाँ बटा हुआ है इस दायरे में, कोई उसमें, कोई उसमें। ये इस शेर की अदबी के अलावा पॉलिटिकल डायमेंशन। तेरी दुनिया दायरा दर दायरा दर दायरा, और दायरों के देश में हमने सफ़र तन्हा किया। तो आप इस कंपार्टमेंटलाइज्ड और डिप्राइव्ड ऑफ प्लूरलिज्म से और
जो को एग्जिस्टेंस के फुकदान वाली हालत में हमने सफ़र तन्हा किया। आखिरी शेर अर्ज़ करके फिर इजाज़त लेता हूँ कि रात गम की दास्तां हम भी न मुज़्तर कह सके, बात लंबी हो गई थी नींद ने गलबा किया। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह के हवाले फिर अगले प्रोग्राम में मज़ीद कुछ गुज़ारिशात लेके हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।